क्वेश्चन नंबर 1 का भी विंटर का है, काय का है, विंटर 19 का प्रश्न है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला है। फॉलोइंग इज द बैलेंसेस ऑफ मिस्टर प्रशांत एज ऑन 31 मार्च 2018 प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो 31 मार्च 2018 का बैलेंस शीट बनाने बोला, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे एग्जाम में जब आप आंसर कर रहे हो तो क्या लिखिए, एज ऑन वगैरह लिखिए। बैलेंस शीट के ब्रैकेट में क्या लिखिए, 31 मार्च 2018। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, और उसमें हेडिंग भी लिखते आना चाहिए। हेडिंग में क्या लिखेंगे सर? बाद में बताएंगे क्या, वो कल बता देंगे क्या? क्या लिखेंगे हेडिंग में? बताइए ना, ये जो डेटा दिया है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग मतलब पूरी कंप्लीट ट्रेडिंग पेन और बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं, तो अपन स्टेप जो फॉलो करते हैं स्टेप फॉलो तो वही करेंगे, लेकिन जो स्टेप में अपन चीजें लिखते हैं उनमें से कुछ चीजों का इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। जैसे स्टेप नंबर 1 में क्या किया करते थे, ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल कैश बैंक का बैलेंस। तो ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल को देखने की भी जरूरत नहीं और लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसका बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बैलेंस शीट स्टेप नंबर 1 में जो आइटम एक ही है जो बैलेंस शीट में एसेट में आता, क्या? कैश और बैंक का बैलेंस। तो स्टेप नंबर 1 में कैश बैंक का बैलेंस लिख दीजिएगा। स्टेप नंबर 2 में क्या करिएगा, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। लेकिन एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आज नहीं होंगे। आज एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे? हो सकता है दो भी हो, लेकिन जो भी हो एडजस्टमेंट से रिलेटेड कौन सा इफेक्ट जो बैलेंस शीट को अफेक्ट कर रहा। हो सकता है कोई ऐसा एडजस्टमेंट हो जिसके दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट में हो, तो दोनों इफेक्ट होंगे। हो सकता है कोई ऐसा एडजस्टमेंट हो जिसके दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट में हो ही ना, एक ट्रेडिंग में एक पी ऐसा हो, तो भी फिर उसका इफेक्ट तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसा एडजस्टमेंट जिसका एक इफेक्ट बैलेंस शीट में और एक इफेक्ट ट्रेडिंग पीएनएल में हो, तब उसका एक इफेक्ट करिएगा। मतलब बोलने का सिर्फ बैलेंस शीट से रिलेटेड इफेक्ट को रिकॉर्ड करिएगा, और दूसरा इफेक्ट जो भी है या दो भी बाकी इफेक्ट है ट्रेडिंग या पीएनएल से रिलेटेड उसको इग्नोर भी कर देंगे तो चलेगा। समझ रहे हो क्या बोले? ध्यान रखिएगा। स्टेप नंबर फिर 3 में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट करने के बाद ट्रेडिंग के बचे आइटम का जो चीज एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड रहेंगे उसको बैलेंस शीट के एसेट लाइबिलिटी में लिख दीजिएगा, और जो ट्रेडिंग पीरियड से रिलेटेड रहेगा उसको लिखने की जरूरत। अब ऐसे क्वेश्चन में दो तरीके का डेटा दिया रहता है क्वेश्चन में। जब अपने को बनाने तो सिर्फ बैलेंस शीट बोला, तो या तो कंफ्यूज करने के लिए कुछ आइटम ऐसे देगा जो बैलेंस शीट के नहीं है ट्रेडिंग पीएनएल के, तो उसको इग्नोर करते आना चाहिए। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें वो सिर्फ बैलेंस शीट से रिलेटेड ही आइटम देता है, वो ऐसे आइटम देता ही नहीं जो ट्रेडिंग पीएनएल में बैलेंस शीट में ना आए हो ना आते हो। तो वो अपने को अपने मन से नहीं, वो प्रश्न में पढ़ के तय करना है। तो पढ़ के ही तय करना कि एसेट में और लाइबिलिटी में आएगा कि नहीं आएगा। समझ रहे हो क्या बोले? तो अभी हम एक एक आइटम को पढ़ने वाले, डायरेक्ट कहाँ पे आ जाते हैं, एडजस्टमेंट देखते हैं क्या लिखा है ध्यान। एडजस्टमेंट नंबर 1, इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 2% पर एनम। ये इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 2% पर एनम ऑन एज ऑन 1/4/2017। कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 1/4/2017 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है? वो 2,75,000 रुपए के कैपिटल के ऊपर वो बोलता है कि 2% इंटरेस्ट चार्ज करो। कैपिटल ओनर बिजनेस को देता, और जब बिजनेस में ओनर का पैसा लगा है, ओनर ने बिजनेस में पैसे दिया, वो पैसों पे हम उसको क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट देंगे कि लेंगे? बैंक में पैसा रखा तो बैंक वाले हमको इंटरेस्ट देते हैं। वैसे ही अपने ओनर ने बिजनेस को अपन ने कैपिटल दिया है, बिजनेस में जो पैसा आया है उस ओनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट उसको क्या करेंगे, हम देंगे। तो ये बिजनेस से जब हम किसी ओनर को इंटरेस्ट देंगे तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी ओनर के पैसों पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट बिजनेस का क्या कहलाएगा सर? एक्सपेंडिचर, खर्चा। और दूसरा इफेक्ट, जो हम ओनर को इंटरेस्ट दे रहे चाहे किसी को भी दे, हमारे लिए खर्चा तो है। जो पैसे ओनर को इंटरेस्ट दे रहे उसके घर जाके देंगे कि उसको हम उसके अकाउंट में ऐड कर देंगे पैसा? बैंक वाले इंटरेस्ट देने अपने घर में आते कि अपने अकाउंट में उतना पैसा ऐड कर देते? वैसे ही अपन भी करेंगे। अपने पास ओनर का ही अकाउंट का ही नाम है कैपिटल, उस कैपिटल में उतने पैसे इंटरेस्ट के पैसे 2% जो भी होगा उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ रहे हो क्या बोले? नहीं समझो? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू को कैपिटल में ऐड कर देंगे, कितना परसेंट? तो दो इफेक्ट वैसे तो, एक इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल के डेबिट में आएगा एज एन एक्सपेंडिचर, और दूसरा कैपिटल में प्लस करेंगे। तो जो कैपिटल में प्लस करने वाला इफेक्ट है ना, वो बैलेंस शीट से रिलेटेड है, वो लाइबिलिटी में आएगा, तो उसको इफेक्ट तो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो पीएनएल वाला इफेक्ट है उसको इग्नोर कर दीजिएगा, उसको रिकॉर्ड करने का जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो क्या बोले? तो क्या करिएगा सुजल, एक इफेक्ट बोलो जो काम का है, कैपिटल फंड में कैपिटल में जाकर के जोड़ देंगे। आगे, डेप्रिसिएट मशीन 10%, फर्नीचर 5%। डेप्रिसिएट मतलब डेप्रिसिएशन का मीनिंग है क्या है? एसेट की वैल्यू कम करना। तो जितना जितना परसेंट जिस जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन बोला है उसमें से उतना उतना माइनस करेंगे। तो पहले बताओ कि मशीन कितना दिख रहा,
2 लाख के ऊपर 10% का डिप्रिसिएशन क्या करेंगे, 2 लाख में से एसेट में जाके माइनस 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000 घटाएंगे, 81 बाहर आएंगे, और जो 20,000 घटाए उसके बारे में कहाँ बोला है, तो वैसे तो उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखते, पीएनएल में, लेकिन ऐसे तो लिखिएगा क्या, ऐसे तो बोले तो कैसे तो, क्योंकि अपने को सिर्फ बैलेंस शीट बनाने बोला है, इसलिए पीएनएल में इफेक्ट करिएगा नहीं। समझ में आइएगा। फर्नीचर का अमाउंट कोई बताइएगा, उस 40,000 के फर्नीचर पे कितना परसेंट डिप्रिसिएशन, तो 5%, 40,000 का बोलो कितना, 2,000 घटाएंगे, 38,000 बाहर आ जाएंगे, और जो एसेट में से माइनस की उसका दूसरे वैसे तो कहाँ करते, डिप्रेशन का दूसरा इफेक्ट वैसे तो पीएनएल के डेबिट में, लेकिन आज पीएनएल बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसका इफेक्ट भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इफेक्ट होगा, एसेट में से माइनस करिएगा, सिर्फ बैलेंस शीट बनाने बोला है तब। समझते हैं, समझो थोड़ा सा आगे। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है सर, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बाकाया, पेंडिंग देने के, और क्या चीज है आउटस्टैंडिंग है, सैलरी। तो जो चीज है, जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी देने के, वो हमारी क्या बन जाएंगी, लाइबिलिटी। तो उसको जाके एक इफेक्ट लाइबिलिटी में लिख दीजिएगा, एज इट इज, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000, 5,000 रुपए, और जो पैसे हम देने के होते हैं, जिसके बारे में एडजस्टमेंट बोला, उसका इफेक्ट कितना होना है, दो। जो पैसे हम देने के, तो क्या हुआ, खर्चा तो है, खर्चे को पूरा रिकॉर्ड करने के लिए जो अनपेड है उसको भी खर्चे में जाके जोड़ देंगे। और ये सैलरी पीएनएल से रिलेटेड है कि ट्रेडिंग से रिलेटेड है, पीएनएल, तो पीएनएल के डेबिट में उसमें पेड वाली सैलरी में ऐड करके लिखिएगा। वैसे यहाँ पर सैलरी वगैरह दिया नहीं है, तो अपने को वैसे भी उसका इफेक्ट करना है क्या, पीएनएल वाला इफेक्ट सिर्फ सोचने बोले हैं, क्योंकि उसका बैलेंस शीट में लेना देना नहीं है, उसका ट्रेडिंग पीएनएल से लेना देना है, जो हमको बनाने वाला नहीं है। तो हम सिर्फ एक इफेक्ट लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी के 5,000 को लाइबिलिटी में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। दूसरा इफेक्ट पीएनएल में होता है, जो हम आज नहीं कर रहे। समझ रहे हो क्या बोले। आगे वेजेस के 2,500 आउटस्टैंडिंग है, तो ये वेजेस के भी 2,500 के आउटस्टैंडिंग का एक इफेक्ट तो अपने लाइबिलिटी में होगा, क्योंकि ये भी हम पे करने के। आउटस्टैंडिंग की हेडिंग है, जिसमें सैलरी के 5,000 है और वेजेस के 2,500, जो भी पैसे आउटस्टैंडिंग है, दोनों खर्चा है, दोनों आउटस्टैंडिंग मतलब देने के हैं, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। तो एक तो लाइबिलिटी में लिखेंगे, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे होता है, वैसे तो वेजेस का ट्रेडिंग में होता है, वो ट्रेडिंग में जाके प्लस करके लिखते, खर्चे को क्या करके लिखते, पूरा करके लिखते। पूरा करने के लिए आउटस्टैंडिंग के अमाउंट को उस एक्सपेंडिचर में जाके जोड़ देते। प्रीपेड रहता तो माइनस करते, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो प्लस करते। लेकिन वो वाला जो भी इफेक्ट है ना, प्लस माइनस वाला एक्सपेंडिचर वाला, वो पीएनएल और ट्रेडिंग में होता है, वो अभी हमने को करने की जरूरत। अभी सिर्फ एसेट या लाइबिलिटी में कहाँ लिखूं बताओ ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस को दोनों को लाइबिलिटी में लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा क्या बोले, बस इतना प्रश्न, सस्ता प्रश्न है, इससे सस्ता क्या ही रहेगा, है सस्ता नहीं सस्ता। तो बताइए ना, स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं भैया, हैं फालतू बातें नहीं करना है कि स्टेप नंबर 1 बताइए क्या करिएगा। हाँ, और क्या एसेट बैंक दिख रहा है क्या कहीं पे, किसी को बैंक बैलेंस या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो 30,000 के कैश इन हैंड को हम कहाँ लिख देंगे, एसेट में आ गए, कैश इन हैंड कितने रुपए, आगे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 1 में एक ही चीज हुई, क्योंकि बाकी चीजें तो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन है, बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। क्लोजिंग स्टॉक है, ओके ओके, क्लोजिंग स्टॉक अगर है तो उसको भी एसेट में लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक, परचेज सेल, कैश बैंक का बैलेंस में वैसे ओपनिंग स्टॉक आता है और क्लोजिंग स्टॉक आता है नहीं, अच्छे आइटम के तौर पे इफेक्ट करिएगा। कईयों बार नहीं बताइए, 1-2 बार तो बताइए कम से कम। क्या बताया 1-2 बार, कि अगर कोई आइटम नॉर्मली एडजस्टमेंट में रहता नॉर्मली, तो उसके 2 इफेक्ट होते। क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट क्या होते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा एसेट। लेकिन अगर वही आइटम जो नॉर्मली कहाँ पे आता है, एडजस्टमेंट में, लेकिन कभी अगर ट्रायल बैलेंस में आ जाए, तो फिर उसका इफेक्ट कितना होगा, एक। और ऐसे केस में कौन सा एक इफेक्ट होगा और कौन सा नहीं होगा, हम आपको लिस्ट बना के दिए कि कौन सा एक इफेक्ट करना है और कौन सा नहीं करना है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक भी अब आ गया है ट्रायल बैलेंस में, उसका एक ही इफेक्ट होगा, तो कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, एसेट वाला होगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट वाला नहीं होगा, क्योंकि वो परचेज में एडजस्ट हो गया होगा लेजर रिकॉर्ड करते समय। तो इसको ट्रेडिंग वैसे भी हम बना नहीं रहे, सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे, तो एसेट में इसको लिख देंगे कब, स्टेप नंबर 3 में बचे आइटम के तौर पे एक इफेक्ट लिखते समय। समझ रहे हो, तो स्टेप नंबर 1 का पार्ट ही नहीं है क्लोजिंग स्टॉक। वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में आता है, लेकिन आज ट्रायल बैलेंस में है, तो उसको स्टेप नंबर 3 में रिकॉर्ड करेंगे। समझ गए, समझ जाओ। अब बताओ क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 में, क्या करते हैं सर। एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोलता है कि इंटरेस्ट के ऊपर, कैपिटल के ऊपर 2% का इंटरेस्ट चार्ज करना है ओपनिंग कैपिटल पे, और ओपनिंग कैपिटल ही दिया भी है कितना। तो हम पहले लाइबिलिटी में आके कैपिटल को अंदर लिख देते हैं, कितने रुपए, 2 लाख। उसका कितना परसेंट निकालना है सर, निकालो भला।
अब कुछ बच्चे इतने दिमाग से गरीब है कि वो लोग को कैलकुलेटर से 2% निकालने में 2 दिन लग जाते। तो ऐसे विद्यार्थी नहीं आ रहा है तो पूछो, निकाल के देखो, कैलकुलेटर खरीदो, कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करो, आविष्कार मत करो। एग्जाम के एक दिन पहले कैलकुलेटर खरीद के उसी दिन 3 मारने को देखते, बोले आज मैंने कैलकुलेटर खरीद दिया अब तो मैं साइज करूंगा। अरे भैया गलत हो जाएगा तुम्हारा आंसर। एक दिन पहले खरीदेंगे ना कैलकुलेटर तो अपना नॉर्मल जो प्रैक्टिस है ना तुमको बिना कैलकुलेटर से वैसे कर लेना, तो गलत गलत आंसर आएंगे। उसका 2% निकाल रहे, उसका डबल टिपल आ जा रहा, कुछ भी लिख दे रहे, मन से आ रहा कुछ भी लिख रहे, 2 लाख में 4 लाख हटा रहे, माइनस में आ गया था सर, बोले क्वेश्चन गलत आता इस साल। बोले तुम इस साल एडमिशन गलत आ गया था तुम्हारा, अगले साल ही नहीं रहता तुमको, 20 साल पास नहीं हो सकते तुम। ऐसा मत करिए, क्या करिए, कैलकुलेटर का शुरू से प्रैक्टिस करिएगा तो खुशियां महसूस होंगी। 5,000 कितना आ रहा, प्लस करना है माइनस करना है, इंटरेस्ट देना है ओनर को, घर जाके नहीं देंगे उसके अकाउंट में ऐड। अभी लेकिन घाई मत करिए, बाद में एक साथ करिए। दूसरा इफेक्ट वैसे तो पीएनएल के डेबिट में होता है, लेकिन ऐसे तो करने वाले नहीं, तो समझो कैसे तो भी समझो। आगे डेप्रीसिएशन पहले मशीन पे लगाएंगे, मशीन की वैल्यू देख के बताएंगे। 2 लाख के ऊपर 10% का डिप्रीसिएशन घटाएंगे, कितने आएंगे? माइनस डिप्रीसिएशन 20,000 घटाइएगा न, 1,80,000 बताइएगा। और जो 20,000 घटाए उसके बारे में बोला तो डिप्रीसिएशन में वैसे तो 2 इफेक्ट होते हैं, एक दूसरा इफेक्ट एसेट की वैल्यू कम हो गई, दूसरा इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में। लेकिन आज करने वाले समझो समझो। और कोई एसेट पे डिप्रीसिएशन बोला है क्या? काय पे बोला है, कितना डिप्रीसिएशन? तो 40,000 के डिप्रीसिएशन फर्नीचर पे 5% का डिप्रीसिएशन कैलकुलेटर के माध्यम से निकालो। 40,000 का बोलो 5%, घटाओ डिप्रीसिएशन का 2,000। और जो दूसरा इफेक्ट है उसको कहाँ लिखते हैं वैसे तो, लेकिन आज लिखने की जरूरत, समझ रहे हो? समझो, थोड़ा समझो, ध्यान दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, वेजेस 2,500, दोनों आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंडिचर तो वो लाइबिलिटी बन जाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी के, वेजेस के 2,500। अब क्या करिएगा, एडजस्टमेंट इसका वैसे। और दूसरा इफेक्ट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग वाले एक्सपेंडिचर इनकम से रिलेटेड जो भी आइटम है उसको एक्सपेंडिचर इनकम में जाके ट्रेडिंग पीएनएल में जाके प्लस माइनस करेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग है अधूरा है तो प्लस करके पूरा करेंगे, खर्चा है खर्चे में जाके प्लस कर देंगे। और वही अगर प्रीपेड रहेगा, ज्यादा का पेड रहेगा तो माइनस करेंगे। आज क्या करिएगा, आज कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, इमेजिन क्या करेंगे, ऐसा प्लस करेंगे क्योंकि अधूरा आउटस्टैंडिंग। काय की ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ठीक है ना, इनकी ट्रेनिंग पूरी करो, ध्यान दो इधर। हम अपनी ट्रेनिंग करते हैं, अपनी अपनी ट्रेनिंग करेंगे तो हमको पहले ट्रेनिंग करने दो ना, तो हमारी ट्रेनिंग खराब हो जाएंगी ना तुम्हारे पंखे के चक्कर में। इधर ध्यान दो ट्रेनिंग में। तो स्टेप नंबर स्टेप नंबर 2 में पूरे आइटम के 2 इफेक्ट हो गए क्या? नहीं, एक ही हुए आज तो, 2 कहाँ हुए भैया? तुम्हारी तो ट्रेनिंग ही बराबर नहीं दिख रही मेरे को। स्टेप नंबर 3 में क्या करिएगा, बचे आइटम के एक इफेक्ट लिखिएगा बच्चों। सनरी डेटर क्या है बच्चों, बिल रिसीवेबल भी क्या है बच्चों? तो 1,16,500 का सनरी डेटर और 50,000 का बिल रिसीवेबल। सनरी डेटर 1,16,500, और उसके बाद और क्या था, बिल रिसीवेबल था 50,000, आधा पेटी। और उसके बाद में पीएनएल अकाउंट का कौन सा बैलेंस दिख रहा है, का मतलब ये नेट प्रॉफिट है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट ज्यादा है ना, क्या ज्यादा इनकम, इनकम ज्यादा है ना, क्या ज्यादा प्रॉफिट। समझते हो? तो ये जो
पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है एक्चुअली, इसको अभी अपने अधूरा प्रश्न है तो अपने ट्रेडिंग पीएनएल तो बना ही नहीं है, तो जो भी पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट लॉस आएगा उस प्रॉफिट लॉस को कैपिटल में जोड़ते हैं, बैलेंसिंग फिगर स्टेप नंबर 4 में अपन करते हैं ना, ट्रेडिंग वन पीएनएल में जो भी प्रॉफिट लॉस आता है उसको कैपिटल में प्लस माइनस, तो वही है पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट की लॉस। प्रॉफिट क्यों? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट ज्यादा, और क्रेडिट में लिखते हैं इनकम, और इनकम ज्यादा यानी क्रेडिट बैलेंस वो क्या कहलाता है सर? लिखते उसको पीएनएल के डेबिट में बैलेंसिंग फिगर, लेकिन उसको बोलते क्रेडिट बैलेंस है, और वो क्रेडिट बैलेंस पीएनएल का प्रॉफिट रहता है, तो इसीलिए इस प्रॉफिट को जाके कैपिटल में जाके प्लस करेंगे। बताइए ना, 30,500 के प्रॉफिट को क्या कर दीजिए? प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिख सकते हैं आप, नेट प्रॉफिट ज्यादा बेटर रहेगा। पीएनएल भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 30,000 आगे आ जाएंगे। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर बताओ क्या है? लाइबिलिटी। बैंक लोन बताओ क्या है? तो 75,000 का सन्ड्री क्रेडिटर, 1 लाख का बैंक लोन। सन्ड्री क्रेडिटर कितने रुपए? बिल पेबल। हाँ, बैंक लोन है, ठीक है ठीक है, बैंक लोन का 1 लाख रुपए समझते हैं। बताइए ना, ये जो दोनों आइटम है ये समझते हैं लाइबिलिटी में क्यों आए, बस समझ लीजिए। ट्रायल बैलेंस के बचे आइटम का एक कर रहे हैं। ड्राइंग को काय में से क्या करिएगा? ड्राइंग को 12,500 को कैपिटल में से घटाते हैं, माइनस ड्राइंग 12,500 रुपये, और ये इसको माइनस करना है, इसलिए क्या कर लीजिए, ताकि बाद में कैलकुलेशन करते समय आप भूल ना जाओ। कैलकुलेशन करते समय वो ब्रैकेट देख के याद आएगा, अरे माइनस है करके, ना तो पूरी जोड़ के ही लिख रहे बोले अपने को करने वाले जोड़ दो, आंसर गलत हो जाएगा भैया, ऐसे ऐसा मत करिए। ऐसा कैसे को करते, कुछ बच्चे उठ पटांग हरकतें करने को दिखते हैं। बताओ, बिल पेबल क्या होती है? लाइबिलिटी। तो बिल पेबल के लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में लिख देते हैं जाके 40,000 बिल पेबल 40,000। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट, और क्लोजिंग स्टॉक भी 1,05,000 और 1,500। प्रीपेड इंश्योरेंस क्लोजिंग स्टॉक 1,500, 1,05,000। आप क्या करिएगा? टिन 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 जोड़ करो एसेट और लाइबिलिटी का, टिन 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 बताओ पट्टा से, एसेट ज्यादा कि लाइबिलिटी ज्यादा बताओ? कैपिटल का जोड़ के तो लिखो पहले, दूसरा ही देखते क्या जोड़ने को, मैं दोनों दोनों जोड़ो ना, एक को घटाओ, पट्टा पट्टा बताओ। 2 लाख। ये सही आया कि गलत लिख दिए? कुछ भी सही किए हैं तो फिर अभी बाकी का भी सही सही करो। किधर का? क्रेडिट का? और 500 1,000 तो हो ही गए। ऐसी लाइन एक, और ये 8 9 और 6 15 और एक 16 और 5 22, 16 और 5 21 के एक हासिल आएंगे, 2 और 3 5 और 8 13, 3 16 1 17 और 5 22 के 2 हासिल आएंगे, 2 और 3 5, 2 और 2 4 और एक 5। 500 रुपये कहाँ पे घोटाला हो गया? ये तो 2,500 था, और कोई ऐसा आंकड़ा है क्या इधर जो 500 वगैरह हो? प्रश्न है वैसा, उस हिसाब से किए है आंसर, कैलकुलेशन पूरा बराबर है। एक बार अब क्वेश्चन में आते हैं कौन से आंकड़े हैं।
2,500 था। एक ही आंकड़ा है जो लाइबिलिटी में 500 वाला आया है कि नहीं, बाकी ये दोनों तो एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ, तो 500 का इफेक्ट खत्म हो गया। ड्राइंग कितना है बराबर 12,500 है और एक 500, तो इंटरेस्ट का आएगा ही। प्रीपेड इंश्योरेंस इधर से 500 वाला एक आंकड़ा आया एसेट में, और सन्डे डेटर के 500 वाला एक आंकड़ा आया। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है 30,000, और अपन ने कितना लिए 500 खा लिए थे। तो पैसे कम है ना हमारे पास, इसलिए हम ऐसा किए वैसे। लेकिन आप लोग ऐसा क्यों कर रहे? आप लोग ऐसा भूलना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए भैया ना। बताओ ना कितना था ये यूनुस, कितना था बैलेंस पीएनएल का? 30,500, और तुम 30,000 ही लिख रहे, हाँ बोल दे रहे तुम लोग। तो 30,500 का प्रॉफिट एंड लॉस, ये 500 प्लस वाला बढ़ेगा तो इधर से 500 और इधर भी बढ़ जाएगा, समझता है डायरेक्ट। इधर 500 बढ़ेगा तो इधर भी 500 बढ़ जाएगा, 20,500 का 21,000 हो जाएगा, समझता है। ऐसा मत करिए। समझ में आ रहा, दिमाग में जा रहा नहीं जा रहा? क्या करिएगा, ये वाले प्रश्न पत्र का सी तो हो चुका है पहले ही, चित्र में दिख रहा है सी हो गया है करके, और ये वाले 5वें का ए हुआ क्या? ये होमवर्क हो चुका है क्या सतीश शाह का? सतीश शाह का प्रश्न होमवर्क कौनता वर्ष का है? ये विंटर 19। आपको जो प्रश्न पत्र भेजे है ना उसमें विंटर 19 भी है, बस आप अपने रजिस्टर में लिख के लेके चले जाओ। हेडिंग में क्या लिख के लेके चले जाओ? विंटर 19 क्वेश्चन नंबर 5 का ए होमवर्क है। वहीं से देखना, वहीं से लिखना। जिसको नहीं देखने की इच्छा होती है वहाँ फोटो ले सकते हैं, वैसे कुछ बच्चे फोटो लेने को दिखते हैं। करके आएंगे होमवर्क ट्राई, ठीक है ना? करके आना है, घर को जाना है।